Okay, first of all, I would like to welcome all of you. Today we will discuss about UI automation using Selenium WebDriver with C Sharp. And our agenda for today's presentation is we will discuss few things. First of all, I will tell you about the introduction, and then moving forward, we will see how we can set up Selenium with Visual Studio in C Sharp, and then we will see how सही है. ओके देन हम देखेंगे कि हाउ टू राइट सेलेनियम टेस्ट यूजिंग एन यूनिट फ्रेमवर्क. एन यूनिट फ्रेमवर्क क्या है, फिर उसके बाद देख लेंगे एन यूनिट एडाप्टर क्या है, लोकेटर्स, असर्शंस एंड पाम, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, पेज फैक्ट्री एंड डिमॉन्स्ट्रेशन. उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो मैंने बनाई हैं कि किस तरह हम टेस्ट को लिख सकते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. बिफोर गोइंग इनटू ऑटोमेशन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैनुअल टेस्टिंग, बेसिकली जब हम मैनुअल टेस्टिंग की बात करते हैं तो मैनुअल टेस्टिंग क्या है. अगर हम मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग को आपस में उनका कंपैरिजन करें तो इन मैनुअल टेस्टिंग हम कहते हैं कि हमारे पास टेस्ट केसेस होते हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर. ठीक है, उन टेस्ट हमारे पास रिटन फॉर्म में टेस्ट केसेस मौजूद होते हैं और हम उनको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं टू टेस्ट अवर एप्लीकेशन. वेयर एज इन कंपैरिजन हम जब इसमें ऑटोमेशन टेस्टिंग को देखते हैं तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में वो कौन सी चीज़ नई ऐड हो जाती है, वो कौन से स्टेप्स हैं जो नए ऐड हो जाते हैं. तो हमारे पास टेस्ट केसेस तो वैसे ही रिटन मौजूद होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इन बिटवीन टेस्ट केसेस एंड एग्जीक्यूशन हमारे पास क्या आ जाते हैं, हम उन टेस्ट केसेस से टेस्ट स्क्रिप्ट्स बनाते हैं. ठीक है, वो स्क्रिप्ट्स आपके किसी भी लैंग्वेज में लिखे हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो स्क्रिप्ट्स हम किसी भी टूल्स को यूज़ करते हुए बना रहे होते हैं. डिपेंड करता है कि वो टूल कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, उस लैंग्वेज में वो हम स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं. देर आर डिफरेंट टूल्स, नंबर ऑफ़ टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके ऑटोमेशन कर सकते हैं. लेकिन जो दो मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स हैं जो मार्केट में अभी यूज़ हो रहे हैं वो एक है QTP, क्विक टेस्टिंग प्रोफेशन, और एक है सेलेनियम. ठीक है, अब सेलेनियम और QTP में जब आपको चूज़ करना है कि आपने कौन से टूल को लेके चलना है ऑटोमेशन के लिए, तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर टेस्टिंग फेज़ आपको चूज़ करना पड़ता है ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए. तो अब सेलेनियम और QTP में जब देखा जाए तो सेलेनियम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सपोर्ट करता है जिनको QTP सपोर्ट नहीं करता, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको QTP सपोर्ट करता है और सेलेनियम उनकी सपोर्ट नहीं देता, लेकिन फिर भी हम कुछ थर्ड पार्टीज़ वगैरह यूज़ करके सेलेनियम के थ्रू वो काम कर सकते हैं. जैसा कि अब सेलेनियम जो है, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, अगर हमने सेलेनियम में जो टेस्ट लिखे हुए हैं तो वो हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटिंग OS पे चल सकते हैं. जैसे वो आपके विंडोज़ पे भी चल सकते हैं, लिनक्स पे भी चल सकते हैं, मैक पे भी चल सकते हैं. लेकिन अगर हम QTP को यूज़ करते हुए लिखेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे विंडोज़ प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं. इसी तरह अगर हम फर्दर बात करें, ब्राउज़र्स की बात करें कि हमारे कौन कौन से ब्राउज़र्स को सेलेनियम सपोर्ट करता है. सेलेनियम ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के अंदर जितने टॉप लीडिंग हमारे ब्राउज़र्स हैं उन सब को ही आलमोस्ट सपोर्ट करता है, और उनके जितने वर्जन्स अवेलेबल हैं उनको भी सपोर्ट करता है. लेकिन जो QTP है वो हमारे पास रिस्ट्रिक्ट है, वो कुछ ब्राउज़र्स को सपोर्ट करता है और उनमें भी कुछ के वर्जन्स को, जो डिफरेंट वर्जन्स हैं उनकी सपोर्ट उसकी अवेलेबल नहीं है. फिर अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की, तो किन किन लैंग्वेजेस में हम लिख सकते हैं अपने स्क्रिप्ट्स. अगर हम सेलेनियम की बात करें तो सेलेनियम को यूज़ करते हुए हम ऑलमोस्ट 7 to 8 लैंग्वेजेस में उसके स्क्रिप्ट लिख सकते हैं. जावा में लिख सकते हैं, C शार्प में लिख सकते हैं, पर्ल में, पाइथन में, रूबी में, इन सब में सेलेनियम इन सब की सपोर्ट देता है, मल्टी लैंग्वेज. और जब हम QTP की बात करते हैं तो उसमें हम स्क्रिप्ट VB में लिख सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं लिख सकते. ठीक है, QTP में. तो इस वजह से, और एक जो मेन डिफरेंस है जो QTP में मतलब प्रोवाइड करता है और हमारे पास सेलेनियम में, QTP से हम विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर सकते हैं, जबकि सेलेनियम से डायरेक्टली हम नहीं कर सकते. कुछ हैं ऐसी चीज़ें जिनको हम यूज़ करते हुए सेलेनियम के साथ उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम उसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते, जबकि QTP ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. उसके अलावा QTP एक हमारे पास एक सिंगल टूल है. ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास
मेन्यूज़ वगैरह भी मौजूद हैं और उसी के अंदर हमारे पास एडिटर भी है, ठीक है। लेकिन जबकि सेलेनियम एक सिंगल टूल नहीं है, ये पूरा एक सूट है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। लेकिन सारों पे एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है, किसी एक टूल को भी आप यूज़ करना जानते हैं तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। जो सबसे मोस्ट पावरफुल टूल है वो वेब ड्राइवर है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको थारोली आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप डीप जाना चाहें, जिस तरह लिखना चाहें टेस्ट उस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह इसमें 4-5 टूल हैं। सेलेनियम IDE है, सेलेनियम RC है, सेलेनियम वेब ड्राइवर है। वेब ड्राइवर और RC समझ लें आप मिक्स करके ये अपडेटेड है और RC आउटडेटेड था हो गया अब। तो उसके बाद सेलेनियम ग्रिड एक है। हम आज जो डिस्कस करेंगे वो सेलेनियम वेब ड्राइवर है। बेसिकली सेलेनियम वेब ड्राइवर जो है वो हमारे पास एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, ठीक है, जो हमें एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करके अपने टेस्ट स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं। अब हम क्यों लिखते हैं ऐसे टेस्ट स्क्रिप्ट्स, ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आती है, या हम वो कौन कौन सी टेस्टिंग है जो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो फंक्शनल एंड रेग्रेशन टेस्टिंग करने के लिए हम अपने ऑटोमेशन करते हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि रेग्रेशन टेस्टिंग जैसे आप सारों को पता है कि हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, उसमें जब हम कोई छोटी सी भी चेंज करते हैं तो हमें थारोली पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करना पड़ता है कि आया इस चेंज की वजह से हमारी एप्लीकेशन पे कोई और इम्पैक्ट तो नहीं आया, क्या हमारी एप्लीकेशन कहीं से मतलब उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी है। तो उस चीज़ को अब लेट्स सपोज आज मुझे मेरा मैनेजर आके कहता है कि जी आपके पास 500 टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, ठीक है, आपने इसको मैन्युअली टेस्ट करना है, ठीक है, और मेरे पास 5 दिन है इसको टेस्ट करने के लिए। तो मुझे ऑलमोस्ट 100 टेस्ट केसेस पर डे टेस्ट करने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट फिजिबल, वो नहीं हो सकते और ना ही मैं उन्हें सही तरह कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने उन 500 में से लेट्स सपोज 400 टेस्ट केसेस ऐसे थे जिनको मैं ऑटोमेट कर सकता था, रेस्ट ऑफ 100 ऐसे थे जो पॉसिबल नहीं थे ऑटोमेट करना, तो मैंने उन 100 को ऑटोमेट कर लिया और बाकी मैंने मैन्युअली टेस्ट कर लिया। अब जो बाकी मैंने मैन्युअली टेस्ट किए वो एक दिन में हो गए 100, जो बाकी 400 थे उसके लिए मेरे पास कोई भी डे नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आप सारों को पता है कि जब भी हम अपने टेस्ट केसेस रन करते हैं वो कभी भी हम अपने वर्किंग टाइम में रन नहीं कर रहे होते, वो हम या तो हम पैरेलली रन कर रहे होते हैं या हम अपनी वर्किंग शिफ्ट के बाद उसको रन कर देते हैं। जब हमारे सर्विस वगैरह फ्री होते हैं उस टाइम पे हम उनको रन करते हैं और सुबह आके हम जस्ट लॉग्स चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा टेस्ट पास हुआ है, कौन सा फेल हुआ है। तो वो उससे हमारा कोई भी मतलब एक तो हमारा टाइम सेव हो रहा है, दूसरा हमें डिटेल्ड रिपोर्ट मिल रही होती है इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ें आप क्लियर होगी। इससे आगे अब हम विजुअल स्टूडियो में सेलेनियम को कैसे सेटअप कर सकते हैं। अब विजुअल स्टूडियो में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, तो कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं जिनको जो चाहिए होती हैं सेलेनियम को यूज़ करने के लिए, ठीक है। वो डिपेंडेंसीज हमने या वो पैकेजेस हमने इंस्टॉल करने होते हैं। अब वो डिपेंडेंसीज अगर आप देखें वो कौन कौन से पैकेजेस हैं, ये 3 पैकेजेस हैं जो आपने इंस्टॉल करने हैं। जो फर्स्ट 2 पैकेजेस हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर वाला और सेलेनियम वेब ड्राइवर ये क्रोम ड्राइवर वाला, ये तो नेसेसरी है। जो तीसरा है वो सपोर्ट के लिए है कि अगर आपने कोई इस तीसरे पैकेजेस के अंदर ये बेसिकली एक ओपन सोर्स है टूल है सेलेनियम, इसके अंदर कोई भी मतलब कोड लिख सकता है। अब उसके अंदर ये है, इस सपोर्ट वाले के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे हमारे पास ड्रॉप डाउन है, उसको अंदर उसकी यानी हम उसको सिलेक्ट करवाना चाहते हैं, उसको उसकी वैल्यू की बेस पे सिलेक्ट कराना चाहते हैं, उसके इंडेक्स की बेस पे सिलेक्ट कराना चाहते हैं, या उसकी विजिबल टेक्स्ट की बेस पे सिलेक्ट कराना चाहते हैं। वो चीज़ें इस पैकेज के अंदर मौजूद है। अगर इस पैकेज को हम इंस्टॉल करेंगे तभी हम उसको यूज़ कर सकेंगे, अदरवाइज़ यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो ये 3 पैकेजेस हम इंस्टॉल कर लेते हैं। फर्स्ट 2 तो हमारे लिए नेसेसरी है इंस्टॉल करना। और ये जिस क्रोम ड्राइवर का इसमें ये है कि जिस ब्राउज़र पे आप अपनी टेस्टिंग करवाना चाह रहे हैं उस ब्राउज़र के हिसाब से आप पैकेज इंस्टॉल कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा हमने पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए, सेलेनियम का टेस्ट भी हमने लिख लिया विजुअल स्टूडियो के अंदर, लेकिन अब हमने उस टेस्ट को रन करना है। हमें एक रनिंग इंजन भी चाहिए जो उस टेस्ट को चला सके, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर हमें क्या चाहिए, एन यूनिट अडाप्टर चाहिए जो हमारे टेस्ट को चला सकेगा, ठीक है। एन यूनिट अडाप्टर भी कौन से टेस्ट को चला सकेगा, जो एन यूनिट फ्रेमवर्क के थ्रू हमने बनाए होंगे। अब एन यूनिट फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है, एन यूनिट फ्रेमवर्क .NET के लिए एक फ्रेमवर्क है जो .NET की यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
वो क्या करता है, उसके कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं या आप कह लें कुछ उसके एनोटेशन टैग्स हैं जो हमारे पास क्या प्रोवाइड करते हैं। जब हम कोई टेस्ट लिखते हैं उसके ऊपर हम वो एट्रीब्यूट्स लगा देते हैं जिससे एन एडाप्टर को पता चलता है हाँ जी ये वाला जो मेथड है ये हमारे पास क्या है, ये एन यूनिट के थ्रू लिखा गया है और ये टेस्ट है, या वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। जैसे ये हमारे पास एन यूनिट एडाप्टर, जब हमारे पास एन यूनिट एडाप्टर इंस्टॉल हो जाएगा और जब हम टेस्ट चलाएंगे तो ये हमारे पास एक डिटेल समरी बता देता है यहाँ पे कि कितने फेल टेस्ट हुए, कितने पास टेस्ट हुए, जो फेल हुआ है उसकी रीजंस क्या थी, वो यहाँ पे इस तरह शो हो जाती हैं। तो एन यूनिट फ्रेमवर्क के अंदर ये डिफरेंट हमारे पास टैग्स आ रहे होते हैं या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ रहे होते हैं जिनको हम अपने मेथड्स के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, जिससे एन यूनिट एडाप्टर को ये पता चलता है कि आया इस मेथड का क्या काम है। लेट्स सपोज मैंने एक मेथड बनाया और उसके ऊपर मैंने सेटअप लगा दिए। अब जब ये एन यूनिट एडाप्टर चलेगा तो उसे वो देखेगा कि ये टेस्ट तो नहीं है, ये सेटअप है। ये क्या करेगा, कोई भी टेस्ट वाला मेथड चलाने से पहले इस सेटअप को चलाएगा, ठीक है, कि सेटअप क्रिएट करना है उस टेस्ट को चलाने के लिए। फिर इसी तरह टीयर डाउन, यानी जब एक टेस्ट चल जाएगा, ठीक है, टीयर डाउन के अंदर क्या करना है, वो उसके रिसोर्सेज को फ्री करने के लिए, यानी आपने कोई भी टेस्ट चलने के बाद कोई काम कराना है तो वो आप टीयर डाउन में करा सकते हैं। मेनली हम क्या काम कराते हैं, अपने ड्राइवर को क्लोज कर देते हैं और रिसोर्सेज को फ्री कर देते हैं। इसी तरह ये टेस्ट, जो आपका एक्चुअल टेस्ट केस होगा उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, टेस्ट का एट्रीब्यूट लगा देना है। और इसके बाद टेक्स्ट फिक्सचर। टेस्ट फिक्सचर का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज आपकी एक क्लास है, ठीक है, आपने उस पूरी क्लास के अंदर आपने क्या करना है, टेस्ट लिखने हैं। तो उस पूरी क्लास को आपने यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, बताने के लिए कि आया ये क्लास, इस क्लास के अंदर क्या लिखे हुए हैं, टेस्ट लिखे हुए हैं, तो उसके ऊपर आप एट्रीब्यूट लगा देते हो कि ये टेस्ट फिक्सचर की क्लास है। इसी तरह फिर वन टाइम सेटअप और वन टाइम टीयर डाउन, छोटा सा डिफरेंस है सेटअप और वन टाइम सेटअप और टीयर डाउन और वन टाइम टीयर डाउन में। अगर हम वन टाइम सेटअप यूज करते हैं तो उसका हमारे पास फायदा ये होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज एक टेक्स्ट फिक्सचर के अंदर 10 टेस्ट लिखे हुए हैं, तो उससे क्या होगा, वो वन टाइम जो सेटअप होगा उसको वन टाइम बनाएगा। लेट्स सपोज हम ब्राउज़र ओपन करते हैं और उसको नेविगेट करते हैं एक यूआरएल के अंदर, और हमने थ्रू आउट द 10 टेस्ट केसेस हमने वही यूआरएल यूज़ करना है। तो ये सारा काम हम क्या कर देते हैं, वन टाइम सेटअप में बना देते हैं। तो वो क्या करेगा, वन टाइम ब्राउज़र को ओपन करेगा और सारे के सारे टेस्ट केसेस को चलाएगा। वो ब्राउज़र जो है सिर्फ और सिर्फ वन टाइम ओपन होना है। फिर इसी तरह वन टाइम टीयर डाउन में भी क्या होगा, वो वन टाइम सारे टेस्ट केसेस चलाने के बाद फिर क्या करेगा, ड्राइवर को फ्री करेगा। और जबकि टीयर डाउन वाले में, सिंपल टीयर डाउन वाले में क्या है कि वो हर टाइम एक टेस्ट केस चलाएगा फिर उसको फ्री करेगा, ठीक है, फिर नए सिरे से सेटअप बनाएगा। तो क्लियर होगी ये बात। तो इसी तरह और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कैटेगरी का एट्रीब्यूट है, फिर ऑर्डर का एट्रीब्यूट है, और डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं। उनको डीपली अगर स्टडी करना चाहें तो वो किस वजह से, इग्नोर का एट्रीब्यूट है कि अगर आपके पास 10 टेस्ट केसेस लिखे हुए और उसमें से आप किसी एक टेस्ट केस को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर इग्नोर का लगा दें, बाकी सब चल जाएंगे, इग्नोर हो जाएगा। अच्छा, अब सेलेनियम बेसिकली करता क्या है, आपका एक ये चीज़ क्लियर होगी कि सेलेनियम जो है वो हमने सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र्स को हमारे क्या करेगा, ऑटोमेट करेगा। ब्राउज़र्स को ऑटोमेट करने का मतलब यह है कि हमारी जो वेब एप्लीकेशंस बनी हुई हैं उनके साथ उनको हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग सेलेनियम। तो उसके बाद अब सेलेनियम कैसे ऑटोमेट करेगा, वेब पेज के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, वेब एलिमेंट्स होते हैं। सेलेनियम क्या करता है, उन वेब एलिमेंट्स को फाइंड करता है और उनके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब वो वेब एलिमेंट्स सेलेनियम किसके थ्रू फाइंड करता है, लोकेटर्स के थ्रू फाइंड करता है। लोकेटर्स क्या होते हैं, उस वेब पेज के ऊपर मौजूद यूनिकली कोई चीज़ होगी जिसके थ्रू आपने उस एलिमेंट को सेलेनियम ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। डिफरेंट टाइप्स के लोकेटर्स हैं जिनको सेलेनियम यूज़ करता है, आईडी, नेम, क्लास नेम, लिंक टेस्ट, सीएसएस सिलेक्टर्स, एक्स पाथ और टैग नेम। बाकी सारे मेरा ख्याल है सबको नाम से क्लियर है। एक्स पाथ बेसिकली हमारे पास होता है एक्सएमएल पाथ, ठीक है, एक्सएमएल, जैसे एक्सएमएल फाइल का भी सारों को पता होगा, उसके अंदर हमारे पास बेसिकली नोड्स बनी होती हैं, ठीक है। इसी तरह जो हम एचटीएमएल लिखते हैं वो भी हमारी बेसिकली नोड्स होती हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये किसी भी नोड्स का एक्सएमएल पाथ जब हमने फाइंड आउट करना होगा, हम सिंपल ब्राउजर के अंदर एलिमेंट फाइंड करके राइट क्लिक करते हैं तो उससे हम एक्सएमएल पाथ निकाल सकते हैं। तो वो क्या करेगा, उस नोड का हमें क्या दे देगा, पाथ बता देगा, एक्चुअल पाथ। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात हमारे पास क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आईडीज़ या नेम
ये कुछ ऐसी चीज़ें जो यूनिकली हमारे पास या डायनामिकली जनरेट हो रही होती हैं ब्राउज़र के अंदर जब आपकी HTML रेंडर होती है, तो उस चीज़ को अब हर टाइम वो एक नई आईडी जनरेट कर देगा, तो आपका तो टेस्ट फेल हो जाना है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करते हैं, एक्स पाथ को यूज़ करते हैं। एक्स पाथ यानी अगर एलिमेंट का नोड तो वही रहेगा, उसने उसी जगह पे रहना है अनटिल और अनलेस के कोई उसको चेंज ना कर दे, उसकी पोजीशन को चेंज ना कर दे, तब तक उसने वहीं पे रहना है। तो एग्जाम एक्स पाथ का ये मतलब है, इसलिए हम इसको बाकी सारे सब ने यूज़ किए हैं, उसमें कोई इशू नहीं। अच्छा, एजर्शन किस लिए यूज़ होती है? आपने सेलेनियम से हमने क्या किया, ब्राउज़र ओपन करा लिया, एलिमेंट फाइंड करा लिया। अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि आया ये एलिमेंट फाइंड हुआ है या नहीं हुआ। यानी हमने अपनी एक्चुअल वैल्यू को, जो हमारी मतलब अजम्पशंस थी और जो टेस्ट से रिजल्ट आए, उनको आपस में कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, एजर्ट यूज़ करते हैं। ये एजर्ट भी बेसिकली एन यूनिट के अंदर ही है, एन यूनिट फ्रेमवर्क के अंदर ही आ रहा है एजर्ट भी। तो उस चीज़ को मतलब अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू जो रिजल्ट आ रहा है उसको कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, एजर्ट यूज़ करते हैं। अब अगर आपने मल्टीपल एजर्ट्स यूज़ किए हुए हैं तो क्या होगा, अगर आपका एजर्ट जिस जगह पे भी फेल होता है टेस्ट के अंदर, तो वहीं पे टेस्ट की एग्जीक्यूशन रुक जाती है और वो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे भी ये फेल होगा, ये कंडीशन फेल होगी, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी एक्चुअल वैल्यू से मीट ना हुई, तो वहाँ पे ही इस टेस्ट ने रुक जाना है, इससे नीचे वाली लाइनें नहीं चलेंगी। समझ आएगी, क्लियर होगी? तो ये डिफरेंट मेथड्स ये लिखे हुए, एजर्ट डॉट इज टू, एजर्ट डॉट आर इक्वल, इस तरह के बहुत सारे मेथड एजर्ट की क्लास के अंदर मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल अभी दिखाया नहीं मैंने आपको, इसके बाद दिखा भी देता हूँ कि कैसे वो टेस्ट लिखना है। अभी ये है कि हमने एक सिंपल टेस्ट लिख लिया है, ठीक है, टेस्ट लिख भी लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन अभी तक हमने जो टेस्ट लिखा है या जो कुछ किया है वो हमारा सारा कोड जो है वो रिजिड है, फ्रेजाइल है। ठीक है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मेरे पास एक क्लास है लेट्स सपोज, और उस क्लास के अंदर मैंने 10 टेस्ट केसेस लिख दिए हैं जिनके अंदर मैंने लॉगिन की आईडी यूज़ कर ली है, लॉगिन का नेम यूज़ कर लिया, हर पेज हर टेस्ट के अंदर वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब लेट्स सपोज किसी टाइम पे जाके किसी बंदे ने आईडी चेंज कर दी है, एप्लीकेशन के अंदर आईडी चेंज कर दी है, तो अब जब आईडी मेरी 10 केसेस में यूज़ हुई है टेस्ट केसेस में, तो मुझे उसको 10 टेस्ट केसेस में जाके क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अभी तक मतलब मैंने कोई फ्रेमवर्क फॉलो नहीं किया हुआ था, कुछ भी फॉलो नहीं किया हुआ था, इस वजह से मुझे क्या करना पड़ा, तो अपने कोड के अंदर 10 जगह जाके वो चेंजेस करनी पड़ी। अब ऐसा तो नहीं होगा, जब बड़ी एप्लीकेशन पे अगर हम काम कर रहे होंगे तो उसमें हमें जितना हम टेस्ट केसेस लिखते जाएंगे तो फिर तो मसला बनता जाएगा, बार एक जगह चीज़ भी चेंज होगी तो हमें 10 जगहों पे चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली क्या, ये एक डिज़ाइन पैटर्न है जो क्या करता है, वेब पेज के ऊपर मौजूद जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको मैप करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लासेस के अंदर आप फील्ड्स बना लेते हैं जो क्या कर रही होती हैं, मैप कर रही होती हैं टू द वेब एलिमेंट्स ऑन द वेब पेज। ठीक है, उससे क्या होता है, फिर इसके साथ हम यूज़ करते हैं पेज फैक्ट्री। पेज फैक्ट्री क्या करती है, उन फील्ड्स को इनिशियलाइज करती है, पेज फैक्ट्री उन फील्ड्स को इनिशियलाइज करती है और इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें मौजूद होती हैं जो हम एज अ टैग यूज़ करते हैं अपनी उन फील्ड्स के ऊपर। ठीक है, अभी मैं ये आपको दिखा देता हूँ कैसे। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ, उससे आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी। अच्छा, ये मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, इसके अंदर अगर यहाँ से देखें तो ये एक सिंपल यूटिलिटी की क्लास बनाई है। इसके अंदर मेरे पास वो मेथड्स हैं जो मुझे बार बार यूज़ करने हैं। ठीक है, जैसे एक टेक स्क्रीनशॉट का मैंने एक मेथड लिखा है, एक लॉग डाउन कंसोल का मैंने मेथड लिखा है, और इसी तरह वेट फॉर स्पेसिफिक इंटरवल और वेट अनटिल एलिमेंट विजिबल, ये कुछ मैंने एक मेथड लिख लिए हैं जो मुझे टेस्ट में बार बार यूज़ करने पड़ेंगे। फिर ये मैंने एक फोल्डर बनाया जिसमें टेस्ट स्क्रिप्ट्स लिखे हुए। अच्छा, ये मैंने अभी एक टेस्ट केस लिखा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो टेस्ट फिक्सचर है ये मेरे पास एन यूनिट फ्रेमवर्क के अंदर आ रहा है। ये क्या बता रहा है कि ये इस क्लास के अंदर क्या लिखे हुए हैं, टेस्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, ये इस क्लास को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये एक टेस्ट, इसके अंदर टेस्ट आ रहे हैं। और फिर इसी तरह ये जो मेथड है इनिशियलाइज का, इसके अंदर मैं वो चीज़ लिख रहा हूँ जो मैंने क्या करनी है, यूज़ करनी है बिफोर रनिंग ऑफ टेस्ट। ठीक है,
जैसे मुझे टेस्ट को रन करने से पहले क्या करना है, ब्राउज़र ओपन करना है और उसको मैंने मैक्सिमाइज कर लिया, ठीक है, ब्राउज़र ओपन किया और उसे मैक्सिमाइज कर लिया। अब ये क्या करेगा, हर बार जब टेस्ट चलेगा उसे क्या करेगा, ब्राउज़र को ओपन करेगा और उसको मैक्सिमाइज कर लेगा। फिर ये टेस्ट का एट्रीब्यूट इसको क्या बताएगा एन यूनिट अडाप्टर को कि ये क्या है, एक टेस्ट है, इसके अंदर एक्चुअल टेस्ट केस लिखा हुआ है या टेस्ट स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। और इसी तरह क्लोज के अंदर क्या आ रहा है, क्लोज के अंदर मैं क्या करा रहा हूँ, ड्राइवर को सिंपल क्लोज करा रहा हूँ और रिसोर्सेज को फ्री करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इस टेस्ट केस को देखें, सिंपल इसने क्या किया, ड्राइवर को नेविगेट किया और उसके बाद एलिमेंट्स को फाइंड किया है। ये एक जीमेल का लॉगिन है, उसको टेस्ट किया, ठीक है। उसके अंदर ईमेल का फाइंड किया है, फिर उसके अंदर नेक्स्ट का बटन है उसे क्लिक किया है, फिर उसने पासवर्ड की फील्ड फाइंड किया है उसे क्लिक किया है। इसी तरह ये सारा सेटअप चल रहा है। और ये देखिए एजर्ट डॉट आर इक्वल, एजर्ट डॉट आर इक्वल मैंने अभी आपको बताया, एजर्ट क्या करेगा, हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू को चेक करेगा कि एक्चुअल वैल्यू के साथ मीट कर रही है या नहीं। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, पासवर्ड, और एरर की फील्ड जो थी उसका एट्रीब्यूट चेक किया, उसने ये सिंपल टेस्ट कर लिया कि नेम जो है उस फील्ड का पासवर्ड है या नहीं है। अब इसके अंदर ये मेरे पास अभी दो लिखे हैं, लेट्स सपोज पासवर्ड की फील्ड जो है वो मैं गेट कर रहा हूँ बाय नेम। अब कल को उसका नेम चेंज हो जाता है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों जगहों पे जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है बगैर उसके डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, दोनों जगहों पे जाके इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी तो ये दो टेस्ट केसेस लिखे हैं, मेरे पास 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट केसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करते हैं, या फ्रेमवर्क्स या डिज़ाइन पैटर्न्स जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं। अब वो डिज़ाइन पैटर्न क्या कहता है, कहता है कि आपके वेब पेज जितने वेब पेजेस हैं उतनी आप क्लासेस बना लें, और एक वेब पेज के ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं उनको क्या करें, आप एक क्लास के अंदर डालें। जैसे अब आपका लॉगिन का है, लॉगिन का पेज है, लॉगिन के पेज के ऊपर आपकी जो जो फील्ड्स जो जो आपको सामने नजर आ रहा है, जैसे लॉगिन के पेज के ऊपर क्या होगा, ईमेल होगी, नेक्स्ट बटन होगा, फाइंड माय अकाउंट होगा, अगर आप जीमेल का देखें, ठीक है, तो इसमें ये कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो लॉगिन के स्टेप 1 में पेज पे थी वो मैंने सारी क्या कर ली, लॉगिन पेज पे डाल ली, ठीक है। इसी तरह फिर मैंने क्या किया, जब नेक्स्ट पे क्लिक होगा, ईमेल मैंने एंटर कर दी, नेक्स्ट पे क्लिक होगा तो वो किस पे आ गया, स्टेप 2 पे आ गया। अब स्टेप 2 पे उसने दूसरा पेज दिखाया है, दूसरे पेज के ऊपर जितनी चीज़ें वो कहाँ पे आ गई, दूसरे इस पे आ गई। अब लॉगिन करने के बाद उसने तीसरे पेज इनबॉक्स वाले पेज पे जाना है, तो वो सारी चीज़ें जो इनबॉक्स के पेज के ऊपर होंगी वो सारी मैंने क्या कर ली, इनबॉक्स वाले पेज पे डाल ली। अब लेट्स, और जो मेरे एक्चुअल टेस्ट केस था, ये एक्चुअल टेस्ट केस ये है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, अब ये देखें वहां पे कितना कोड था, इधर और इधर चेक कर लें, ये यहाँ पे किधर गया ये, हाँ यहाँ पे ये जो यूज हुआ है ये फॉर्म या पेज ऑब्जेक्ट मॉडल और पेज फैक्ट्री को यूज करते हुए मैंने अब जो क्लासेस बनाई हैं उन क्लासेस के अंदर से मेथड्स भी बना दिए हैं, ठीक है। उन मेथड्स को यूज करते हुए मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल ये टेस्ट केस लिखा है। अब लेट्स सपोज मेरे पास इस क्लास में मेरे पास 20 टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं। 20 टेस्ट केसेस में मेरे पास लॉगिन के पेज पे जो ईमेल है वो यूज़ हो रही है। आपने ईमेल की जो है नेम चेंज कर दी है, मुझे कितनी जगह पे अब चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ एक जगह पे चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पे, मैं सिंपली, मुझे पता है कि लॉगिन के पेज की एक क्लास बनी होगी, मैंने वहाँ पे जाना है और सिंपल जाके, जैसे ये लॉगिन का पेज है, यहाँ पे मेरे पास एक क्लास बनी हुई है ईमेल, ठीक है। मैंने सिंपल जाके यहाँ पे क्या कर देना है, ये सिंटैक्स है, सिर्फ इसके ऊपर ये टैग लगे हुए, ये यूजिंग यहाँ पे मैंने सिर्फ चेंज कर देना है। जब मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, चाहे मेरे 100 टेस्ट केसेस लिखे हुए 1000 लिखे हैं, वो सब के लिए चल जाएगा, ठीक है। इसका पेज फैक्ट्री का ये फ़ायदा है। अगर अब मैं इसको बाकी ये पेज फैक्ट्री क्या करता है, इसको, ये कंस्ट्रक्टर है और सिंपल कंस्ट्रक्टर के अंदर इसने इसको इनिशियलाइज किया हुआ है, और इस पेज के ऊपर जितने ऑपरेशन मैंने परफॉर्म करने हैं उनके मैंने मेथड्स इसी पेज के ऊपर बना लिए। जैसे फिल फॉर्म का मैंने मेथड बनाया है कि, तो मैंने उसके अंदर सिंपल यहाँ पे फॉर्म को फिल करवा लिया, ठीक है। और इसी तरह क्लिक के जितने मेथड्स हैं उनको मैंने यहाँ पे क्लिक करवा लिए। अगर अब मैं इसको रन करूँ, उसके लिए यहाँ से टेस्ट में आप जाएंगे, विंडोज़ टेस्ट एक्सप्लोरर, तो ये रन ऑल का है, यहाँ से सारे आपके टेस्ट केसेस रन हो जाएंगे।
अच्छा, अब इसके रिजल्ट देखने हैं हमने। 2 पास हुए, 1 फेल हो गया। वो फेल इस वजह से हुआ है कि उसको वो टाइम आउट कर गया या उसे कोई चीज़ मिली नहीं है, ठीक है। ये एक्स पाथ या इस वजह से उसका कोई इशू आया है जिसकी वजह से अब ये यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे हमें डिटेल रिपोर्ट दे रहा है इसकी, ठीक है। और मैंने कुछ मेथड्स भी कॉल किए हैं जिससे ये बता देता है कि ये यहाँ पे पास टेस्ट भी आ रहे हैं और फेल टेस्ट भी आ रहे हैं। ये सारा ये जो है ये वाला इंटरफेस आप समझ लें, ये एन अडाप्टर के थ्रू आ रहा है, ठीक है। एन अडाप्टर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कौन सी मशीन पे आया है ये, और एक्सेप्शन की रीज़न क्या थी। ये जो चीज़ें कैच ब्लॉक में आपने हैंडल की हुई हैं उससे आ रही हैं, यहाँ से ही आ रहा है। स्क्रीनशॉट भी लिया होगा इसने, सही है। जहाँ पे जिस लास्ट स्टेप पे फेल हुआ है उस सही।